Hi guys. Hello, sir. Hello, sir. जो प्रीवियस पार्ट हमने करा था वो रिवाइज कर लिया? उसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है। So let's just wait for 5 minutes. एक बार सारे स्टूडेंट्स आ जाए, then we'll start. चलो गाइस, आई थिंक आज स्टूडेंट्स इतने ही आएंगे। आजकल बहुत ब्रेक्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं तो चाहता नहीं था कोई स्टूडेंट ब्रेक ले, लेकिन अब क्या करें। चलो गाइस, सो लास्ट क्लास में हमने जो करा था दैट वाज, हमने वेरिएंसेस कह रहा हूं, हमने बजट करे थे। सेल्स बजट, इसका मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल यूजेज बजट, लेबर यूटिलाइजेशन बजट। तो हमने ये सारे बजट्स करे थे अपने लास्ट टॉपिक में। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, दैट इज एसेट्स वर्सेस एक्सपेंस आइटम। हालांकि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो चीज है ये मेजरली तुम्हारी F3 में कवर्ड है, बट यहाँ पे मैं इसको कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कराऊंगा, बट कराऊंगा। तो होता क्या है ये एसेट्स वर्सेस एक्सपेंस आइटम? देखो, हमारे बिजनेस में दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट हैपेंस इन द बिजनेस। एक होता है ऐसा एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस का एक डे टू डे एक्सपेंस होता है। इट्स अ डे टू डे एक्सपेंस, काइंड ऑफ डे टू डे एक्सपेंस। और वो एक्सपेंस करने के बाद मुझे कुछ भी टैंजेबल नहीं मिलता जो मेरा अपना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने हाउस परचेज किया या फैक्ट्री मैंने परचेज की। मैं अगर फैक्ट्री परचेज करूंगा तो इफ आई पे दिस अमाउंट, मैंने ये अमाउंट पे करा है,
इट विल नॉट बी कॉल्ड एज माई एक्सपेंस। ये मेरा एक्सपेंस नहीं है कि मैंने फैक्ट्री परचेज की, क्योंकि अगर मैंने कोई खर्चा करा है, उस खर्चे को करके मुझे कोई एसेट मिला है जिसकी एक वैल्यू है जो मैं आगे यूज कर सकता हूँ, आगे सेल कर सकता हूँ। दैट मीन्स कुछ दे के मुझे कुछ टैंजिबल मिला है जिसको मैं देख सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सेम फैक्ट्री रेंट पे ली है, परचेज नहीं करी, रेंट पे ली है, और ये मेरा रेंटल एक्सपेंस में पे कर, तो जो ये एक्सपेंस मैं पे कर रहा हूँ, रेंट एक्सपेंस, इससे जो ये फैक्ट्री है मेरी अपनी नहीं होगी कि ये फैक्ट्री मेरी अपनी, मैं इसका ओनर हो गया। आई कैन ओनली यूज दैट रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, बट दिस डज नॉट मीन दैट आई ओन द फैक्ट्री नाउ, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंस। सो सिंपल क्रक्स क्या बना, जिस भी खर्चे से हमारा कोई एसेट क्रिएट होता है, जिस भी खर्चे से हमारा कोई एसेट क्रिएट होता है, दैट इज एसेट एक्सपेंडिचर। और कोई भी और खर्चा हमारा होता है जिससे एसेट क्रिएट नहीं होता, जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, कोई भी ऐसा मैंने खर्चा किया है, दैट इज कॉल्ड माय एक्सपेंस। अब इसका जो मेजर एग्जांपल, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, वो ये चलता है, अगर मैंने मशीन परचेज की, मैंने मशीन करी परचेज और मशीन की इंस्टॉलेशन कराई, मशीन की मैंने इंस्टॉलेशन कराई, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले कुछ चीजें यहां पे लिख देता हूं। देखो, सो अगर मैं बात करूं एसेट एक्सपेंस की, और ये हो जाएंगे एक्सपेंस, और इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते हैं, एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस। सो एसेट एक्सपेंस क्या होता है, बेसिकली एसेट को परचेज करना, परचेज करने की कॉस्ट, एसेट को परचेज करने की कॉस्ट प्लस एसेट को पुट टू यूज तक की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो परचेज का खर्चा, और परचेज करने के साथ साथ उस एसेट को पुट टू यूज तक करने का खर्चा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मशीन या मैंने सेंट्रलाइज एसी परचेज किया अपने ऑफिस के लिए, तो ऑफिस के लिए मैंने एसी परचेज किया, तो परचेज कॉस्ट उसकी, प्लस मैंने वो एसी जो था वो अपने ऑफिस में मंगाया, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी उसके लिए, मैंने वो एसी इंस्टॉल कराया, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये सारे जो खर्चे हैं ये मेरे एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। हाँ, अगर उस एसी को किसी रीजन से मैं रिपेयर कराता हूं, मैंने एसी को रिपेयर कराया है, तो रिपेयर का खर्चा मेरा कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, क्योंकि रिपेयर करने से कोई नया एसेट नहीं बना है मेरा, वो सिर्फ पुराना एक एसेट था, तो वो ठीक हुआ है। तो ये सारे खर्चे, एसेट को स्टार्ट करने से पहले तक के खर्चे, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, और उसके बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे एक्सपेंस में जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल परचेज, कैरियज, इंस्टॉलेशन, ये सारे खर्चे हमारे एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। और कौन कौन से खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, रिपेयर्स, रेंट पेड, ये सारे खर्चे हमारे एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। पहले मुझे बताओ, हालांकि ये टॉपिक सबने कहीं ना कहीं F3 में पढ़ा होगा, या F3 में नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ये टॉपिक सबको क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसमें ज्यादा फोकस नहीं करा जेन्युइनली, ठीक है ना, हालांकि टॉपिक काफी बड़ा है, बट मैंने इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा, सो दैट इस चीज पे हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। तुमने F3 में भी करना है, यहाँ इसका बहुत बड़ा रोल भी नहीं है। सर अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेज की और मतलब रिनोवेशन हाँ करवाना हो तो रिनोवेशन की हाँ, कॉस्ट एक्सपेंस में जाएगी। वो मैं अभी बताने लगा था इसके बाद, ओके। पहले ये क्लियर है। यस सर। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने रिपेयर बताया था वैसे ही होता है
फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, मतलब आफ्टर परचेज, ये आफ्टर परचेज का खर्चा है। हमने एसेट को परचेज कर लिया था, परचेज करने के बाद फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, के एसेट पे मैंने फर्दर कोई एक्सपेंडिचर करा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट अब हम करेंगे। तो फर्दर एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक दैट increases the value or efficiency of asset, और दूसरा होता है maintain the value और एफिशिएंसी ऑफ एसेट। दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है जिससे एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और एक होता है जिससे एसेट की एफिशिएंसी मेंटेन होती है। एग्जाम्पल, मेरी ये बिल्डिंग थी घर पे, ये मेरा घर था, 3 स्टोरी हाउस मेरा था। हुआ क्या, मैंने इसमें एक छोटा सा बना के यहाँ पे रूफ बनाई, यहाँ मैंने अच्छी सी रूफ सी बनाई, ठीक है, एक ये चीज मैंने करी। तो ये जो नई चीज मैंने इस एसेट से करी है, मुझे बताओ क्या इससे मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। यस सर, बढ़िया। अक्सा, हर्ष, टेल मी, जो मैंने छत पे छत बनवाई है, घर पे जो रूफ बनवाई है, क्या इससे मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी है। I think so, yes sir. अक्सा, यस सर। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर मैंने किया है जिससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या एफिशिएंसी बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है, उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा, तो वो भी मेरा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, वो एक्सपेंडिचर भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जैसे मैंने पूरी को रीपेंट कराया था, अब रीपेंट मैंने क्यों कराया था, क्योंकि जो पहले मेरा पेंट था वो झड़ चुका था, तो मतलब मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, ठीक है, और मुझे एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करके मेंटेन करना पड़ा जो उसकी पुरानी वैल्यू थी, नई जैसी वैल्यू, दैट इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, कि मैंने पूरे घर को रेनोवेट कराया है, रीपेंट कराया है, तो उससे मेरे एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ी है, जो वैल्यू कम हो गई थी वो वैल्यू मेरी मेंटेन हो गई है, सो दैट विल बी हमारा नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस विल बी नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, और ये जो खर्चा है ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे हम दिखा दें, जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड पे दिखता है, और जो एसेट होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, इसको एक्सपेंस नहीं दिखाते हम, इस कॉस्ट के ऊपर हम फर्दर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और वो हमारा आगे जाता है। मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जिनको पता है ठीक है, अगर तुमने F3 नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को बस इतना ही समझना, इससे ज्यादा नहीं, वरना इतना बड़ा टॉपिक है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एक बार पूरा करना पड़ता है। अब बात आती है एफिशिएंसी वाली बात, कि इंक्रीजेस द वैल्यू, तो मैंने बता दिया इंक्रीज द वैल्यू या मेंटेनेंस ऑफ द वैल्यू, ये तो बिल्कुल सही बता दिया, लेकिन एफिशिएंसी का वाला चक्कर क्या है, ये कि इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट या मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। इसका एग्जांपल देखना, मेरे पास एक मशीन थी, ये एक मशीन थी, ध्यान से सुनना, जब मैंने मशीन परचेज की थी मुझे बताया गया था कि इस मशीन से मैं पर मंथ 10,000 यूनिट्स जो हैं वो मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, इस मशीन से पर मंथ मैं 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। अब हुआ ये कि जो मशीन थी, ये मशीन चलती है, पुरानी हो जाती है, तो 2-3 महीने बाद मैंने देखा कि एक महीने में ये जो मशीन है ये सिर्फ 8,000 यूनिट्स ही बना रही है, 10,000 नहीं बना रही। तो यहाँ पे मैंने एक खर्चा किया, एक्सपेंस किया, कि इसमें जो भी तेल वगैरह कम हो गया था, रिपेयर सर्विस वगैरह वो सारी कराई, अब दोबारा से इसको मैंने अपग्रेड कराया, यानी उसको मैंने मेंटेनेंस कराई, और अब ये दोबारा से 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो मुझे बताओ ये खर्चा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे बताओ प्लीज।
एसेट एक्सपेंस होगा सर। अक्सा, साफा, Same asset. सर एसेट होना चाहिए। एसेट। एक मशीन से पहले मैं 10,000 यूनिट्स बनाता था, अब 2-3 महीने बाद जब मशीन पुरानी होगी तो वो 8,000 यूनिट बना रही है, मैंने इसको रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराई और अब दोबारा से 10,000 अच्छा, यूनिट्स बना रही है। नहीं तो नहीं रिपेयर सर, ये है तो फिर एक्सपेंस रेवेन्यू रहेगा। होगा। आई थॉट 8,000 से हाँ, 10,000 हो गया। पूरी कहानी सुनो ना फिर। जब मैंने हाँ, खरीदी मैंने थी तब वो ऊपर वाला 10,000 देखा ही बनाती थी, नहीं। पुरानी होने के बाद वो 8 हो गई, अब मैंने उसको रिपेयर कराया, अब वो 10,000 में बना रही है। तो तो ये रिपेयर हमारा कॉस्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में, पीएलएम। प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी। अब मेरे को किसी ने बताया कि इस मशीन में ना एक नया छोटा सा पार्ट है, वो पार्ट अगर आप डाल दोगे ना, अगर वो पार्ट इसमें डाल दोगे ना, तो 10,000 की जगह 13,000 यूनिट्स बना देगी। छोटा सा पार्ट है, उसको डालने से वेस्टेज कम हो जाएगी और ये 13,000 यूनिट्स बनाएगी। तो 10,000 ये ओरिजिनल बना सकती थी, अब ये 13,000 यूनिट्स बना रही है। तो इस एक्सपेंस से एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, तो वो मेरा आ जाएगा ये एसेट की कॉस्ट में, इसको हम ऐड करेंगे। क्लियर है गाइस ये? यस सर। Yes, sir. यही होता है हमारा एसेट एक्सपेंडिचर, एसेट और एक्सपेंस। एग्जैक्टली यही होता है हमारा एसेट एंड एक्सपेंस। तो इसकी थ्योरी जो है वो मैं भी नहीं पढ़ा रहा, वो तुम होमवर्क में पढ़ना। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दैट। फटाफट से एक्टिविटी नंबर 4 करते हैं, और तुमने मुझे बताना है कि कौन सा मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंस में जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा एसेट आइटम होगा, मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। सर ये क्वेश्चन मैंने घर पे ट्राई किया था तो एक छोटा सा डाउट है। पहले एक बार सारे कर लें, उसके बाद हाँ ठीक है ना, क्योंकि तुम डाउट पूछ लोगे फिर बाकी कर नहीं पाएंगे ना। चलो, फर्स्ट का मुझे बताओ, परचेज ऑफ एनवलप्स फॉर ऑफिस, ये एसेट एक्सपेंस होगा या एक्सपेंस नॉर्मल? एक्सपेंस। Expense. एक्सपेंस, क्योंकि एनवेलप से कोई एसेट तो बनता नहीं है। वेरी गुड। एक्सटेंशन ऑफ सेल्स ऑफिस, असेट आइटम। एसेट आइटम। वेरी गुड। हर्ष तुम भी बोलो। परचेज ऑफ न्यू डिलीवरी वैन, Asset. एसेट है सर। असेट। एसेट। रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस फॉर न्यू डिलीवरी वैन, एक्सपेंस। ये हमारा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। क्यों? नहीं एक मुझे सर। बात बताओ, मुझे सोच के बताओ। तुम गाड़ी, अच्छा इंश्योरेंस नहीं, ये एक्सपेंस ही जाएगा हमारा, ये एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस क्यों है? देखो, एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि रोड, हालांकि हम इंडिया में जो बात होती है रोड टैक्स जो होती है वो हम गाड़ी जब परचेज करते हैं एक बार ही पे करते हैं, बट फॉरेन में रोड टैक्स हमें हर साल पे करना होता है। तो रोड टैक्स भी हर साल पे होती है, इंश्योरेंस भी हम हर साल पे करते हैं। तो इस खर्चे को हम अपना एक्सपेंस बोलेंगे, एसेट नहीं बोलेंगे। इंडिया की अगर मैं इंश्योरेंस तो बात ईयरली करूं, पे होता है, यहाँ तो इंश्योरेंस ईयरली पे करना पड़ता है फॉर द कार। नहीं इंश्योरेंस तो ईयरली होता है हर जगह, इंश्योरेंस ईयरली होता है। रोड टैक्स इंडिया में हमें सिर्फ जब कार परचेज करते हैं एक बार ही पे करना पड़ता है, बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे रोड टैक्स मंथली भी पे होता है। तो इसलिए इस खर्चे को एक्सपेंस आइटम हम बोलेंगे। सो रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस डिलीवरी ऑफ व्हीकल, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंस आइटम। परचेज ऑफ 10 न्यू कार्स फॉर रीसेल, Expense. ये हमारा एक्सपेंस होगा, एसेट नहीं होगा। क्यों? अगर हमने 10 न्यू कार्स परचेज करी है रीसेल करने के लिए, मतलब स्टॉक परचेज करा है, इससे कोई मेरा एसेट नहीं बना है जो मैं बिजनेस में यूज करूंगा। इट्स अ स्टॉक जो मेरे को परचेज करके सेल करना है, सो इट्स अ एक्सपेंस फॉर मी। सर लेकिन इन्वेंट्री भी तो एसेट ही होता है ना। नहीं, इन्वेंट्री एसेट होता है, लेकिन एसेट इन्वेंट्री बचता है। जब भी हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं उसका टारगेट होता है उसको सेल करने का। तो यहाँ पे जो एसेट की बात करते हैं बेसिकली दैट इज नॉन करंट एसेट, अच्छा। क्योंकि इन्वेंट्री अगर हम परचेज करते हैं उसको कभी भी हम डेप्रिशिएट नहीं करते।
ओके फाइन, ठीक है यही ना। डाउट था इन्वेंट्री मेरा। को हम डेप्रिशिएट नहीं करते, इन्वेंट्री जो आई वो खर्चा, जो गया वो हमारा इनकम, जो बचा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में आ जाता है। ओके अंडरस्टूड। ओके, रिपेयर ऑफ ब्रोकन विंडो इन द वर्कशॉप, expense, Expense. expense. Purchase of 5 new laptops for sales people. Previously they recorded sales leads in notebook, के पहले वो अपनी सेल्स नोटबुक में लिखते थे, अब सेल्स इंप्लॉइज के लिए मैंने लैपटॉप परचेज किए। बताओ बताओ। sir expense Asset. नहीं asset, इट्स एसेट। Asset. Yes. देखो, मैंने फैक्ट्री के लिए 5 लैपटॉप परचेज किए। अब वो लैपटॉप चाहे मैं यूज करूं चाहे मेरे इंप्लॉय यूज करें, है तो फैक्ट्री का ही ना, इंप्लॉय को सेल थोड़ी करे मैंने, ना मैंने इंप्लॉय को दिए हैं, वो तो सेल्स हमने परचेज किया है फॉर सेल्समैन, ताकि वो उस पर काम कर सकें। इट डज नॉट मीन कि हमने लैपटॉप उनको सेल कर दिए, वो लैपटॉप कंपनी के ही है। कल को वो सेल्स बन जाएंगे तो लैपटॉप किसी और को मिल जाएगा। सो दैट इज अ एसेट आइटम। क्लियर है गाइस? Yes, sir. yes sir, चलो, अब आता है हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जो भी हमारा एसेट एक्सपेंडिचर होता है, जो भी हमारा एसेट एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम कॉस्ट पे ऐड करते हैं और इसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन निकालते हैं, जो हमारा एक्सपेंस होता है। तो जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो जितना भी एसेट का खर्चा होता है वो कॉस्ट में ऐड होता है, उस पे हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं जो अपना एक्सपेंस दिखाते हैं। और अगर हमारा अदर एक्सपेंडिचर है उसको हम सीधा सीधा एक्सपेंस दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे रिपेयर्स, कोई भी और खर्चा हुआ तो उसको डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस में अपना एक्सपेंस दिखाएंगे। और अगर एसेट परचेज करा तो वो कॉस्ट में ऐड होगा और बाद में हम उस पे अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब इसी के साथ ये जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की ये एक्टिविटी है, इसका आंसर मुझे सारे बताओ क्या होगा। ट्राई करो, सोचो, मुझे बताओ क्या होगा। I think C. ओके, एक आंसर है मेरे पास सी। और बताओ गाइस। सर आई थिंक डी होगा। ओके, एक आंसर है मेरे पास डी। एक sir स्टूडेंट मेरे रह हिसाब गए। से D होना चाहिए। ओके, 2 डी आए हैं, एक सी आया है। द करेक्ट आंसर इज डी। प्रॉफिट रिपोर्टेड टू लो, मशीनरी एसेट वैल्यू टू लो। देखो तो इसमें क्या है, हमने एक नई मशीन परचेज की थी जिसको हमने गलती से अपना एक्सपेंस दिखा दिया, कि हमने एसेट परचेज किया था, गलती से हमने उसको क्या किया, अपना एक्सपेंस दिखा दिया। तो अगर एक्सपेंस दिखा दिया मतलब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए मतलब हमारे प्रॉफिट कम हो गए। सो प्रॉफिट रिपोर्टेड टू लो। और हमने एसेट दिखाना था, गलती से एक्सपेंस दिखा दिया, तो इस वजह से टोटल एसेट भी हमारे कम हो गए। क्योंकि एसेट, अगर हमने किसी चीज को एसेट की जगह एक्सपेंस में डाल दिया, एसेट नहीं डाला मतलब, तो एसेट की वैल्यू भी टू लो हो गई। सो दैट्स वाई जो हमारा आंसर होगा इट विल बी डी। प्रॉफिट रिपोर्टेड टू लो, एसेट रिपोर्टेड टू लो। क्लियर है? Clear है. yes sir, चलो, नेक्स्ट हम आते हैं अपना टॉपिक, दैट इज
कैपिटल इनकम वर्सेस रेवेन्यू इनकम। अब जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा एसेट एक्सपेंडिचर होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। एसेट एक्सपेंडिचर जो होता है, आज से 2 साल पहले इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोला जाता था। एसेट एक्सपेंडिचर को आज से 2 साल पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता था। दो चीजें आती थी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। बट 2 साल अभी 2 साल से ही इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम चेंज करके उसको एसेट एक्सपेंडिचर कर दिया है। ठीक है ना। तो एसेट एक्सपेंडिचर जैसे होता है कि एसेट के ऊपर हमने कोई खर्चा किया है तो उसको हम एसेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे ही अगर एसेट से कोई भी इनकम हमें हुई है वो हमारी कैपिटल इनकम होती है, अदर देन एसेट को यूज करने से जो इनकम होती है। देखो, एसेट से 2 टाइप से इनकम हो सकती है। एक तो होती है जो एसेट को हम यूज कर रहे हैं उससे, कि मशीन से प्रोडक्ट बना और वो बिका, दैट इज यूज। एक होता है उसको सेल करके, या मैंने उसको रेंट आउट कर दिया, वो। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है जो यूज का है, वो तो मेरा जो इनकम है वो तो नॉर्मल इनकम ही होगी मेरी, वो तो मेरी रेवेन्यू इनकम ही होगी। लेकिन अगर मैंने कोई भी एक्सपेंस किया है अदर देन दैट, एसेट को सेल कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसको मैं बोलूंगा अपनी कैपिटल इनकम। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी इनकम मेरी होती है वो सारी मेरी होती है रेवेन्यू इनकम। तो अगर किसी भी एसेट से जो रेगुलर यूज से मेरी इनकम हो रही है उसको मैं बोलूंगा रेवेन्यू इनकम। बाकी जितने भी इनकम मेरी हो रही है जो किसी और तरीके से मैं उस एसेट से कमा रहा हूं, दैट इज माय कैपिटल इनकम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आई मैन्युफैक्चर शर्ट्स, हम शर्ट्स बनाते हैं, हर बार से शर्ट्स बना रहे हैं। मैंने कुछ पैसे मेरे पास एक्सेस आए थे, मैंने वो बैंक में डिपॉजिट करा दिए। कुछ पैसे मेरे पास एक्सेस आए थे, मैंने वो बैंक में डिपॉजिट करा दिए और वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इंटरेस्ट मेरा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है? नो सर। इट्स नॉट माय रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो ये होगा मेरा कैपिटल इनकम, कि मैंने अपनी जो कैपिटल थी, अपना जो पैसा था, उसको कहीं और लगा के मैं उससे कुछ अमाउंट अर्न कर रहा हूं। सो इट विल बी माय कैपिटल इनकम। सो कैपिटल इनकम कौन कौन सी हो सकती है? एक सेकेंड, इन्होंने इसको अलग बोला हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। अच्छा, सो बेसिकली ये सिंपल कह रहे हैं, इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। एसेट को अगर हम सेल करते हैं तो ही वो हमारी कैपिटल इनकम होगी। जब भी एसेट को सेल करेंगे वो ही हमारी कैपिटल इनकम होगी, बाकी सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू इनकम होंगे। तो रेवेन्यू इनकम कौन कौन से हो सकती हैं? सेल ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स, जिन स्टॉक पे मैं ट्रेड करता हूं उनको सेल करा, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय बिजनेस। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास एफडी है, कुछ है, उनसे जो भी इनकम मुझे आई है वो मेरी कैपिटल इनकम होगी। बाकी सारी जो मेरी इनकम होती है दैट इज रेवेन्यू इनकम। ठीक है गाइस? यस सर। अब जो Yes, नेक्स्ट sir. पार्ट है प्रिपेयरिंग एसेट बजट, इसको मैं भी छुड़वा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए अभी जरूरी बिल्कुल नहीं है, ना इसका कोई क्वेश्चन आएगा ना कुछ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गाइस, कैश बजट। अब कैश बजट क्या होता है? हमने नॉर्मल बजट अपना बनाया था प्रीवियस क्लास में, जहां पे हमने बस्टिंग करके देखा था कि हम कितना प्रॉफिट, मटेरियल, लेबर हमें कितना चाहिए होगी, सब कुछ वो हमने निकाला था। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि हम बनाएंगे अपना एक कैश बजट, ये देखने के लिए कि कितना कैश एक्सपेक्टेड हमारे पास आएगा, कितना कैश हमारा जाएगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कैश हमारे पास बचा होगा। इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है मार्केट में जब कोई भी फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है। व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग? फाइनेंशियल मॉडलिंग इज जब भी कोई बिजनेस को कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जैसे मुझे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैंने करा हुआ ये काम, इसलिए मैं तुम्हारे को अच्छे से समझा सकता हूँ। वरना ये चीज कुछ होता है, कोई कुछ समझाता है, कोई सिर्फ डेफिनेशन समझाता है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें समझाऊंगा क्योंकि मैंने करा हुआ ये काम। देखो, किसी एक पर्सन को फॉरेन से इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अब उसको जब भी कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट देता है या देगा, तो वो पर्सन सबसे पहले ये पूछेगा कि तू मुझे अपने बिजनेस दिखा के तेरा बिजनेस है क्या, किस चीज का बिजनेस है, फ्यूचर कैसा है, कितना पैसा तू कमा रहा है, आगे कितना कमाएगा। प्लस वो उससे ये भी पूछता है कि अगर मैं तुझे अपनी इन्वेस्टमेंट देता हूं
तो इस पैसे को तू बिजनेस में कहाँ लगाएगा, क्या करेगा, वो मुझे करके बता। तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट पिच करते हैं, जैसे हमने बोला कि हमें 10 करोड़ रुपीस रेज करने, जैसे 100 करोड़ रुपीस हमें कहीं से रेज करने, 100 चलो मैं ज्यादा बोल गया, 10 करोड़ रुपीस हमें इन्वेस्टर से चाहिए। तो हम एक एक्सेल में एक फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाते हैं पूरी, जैसे हमने बजट बनाया था लास्ट क्लास में, उसके साथ साथ हम एक कैश बजट बनाते हैं कि हमारे पास इतना कैश ऑलरेडी हम सेल से इतना कमा रहे हैं जो नॉर्मल सेल हो रही है, आप हमें इतना कैश दोगे, इस कैश में से हम ये मशीन परचेज करेंगे, ये एक्सपेंडिचर करेंगे, वो सारे खर्चे दिखाते हैं, उससे हमारी सेल्स इतनी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से हमारा टोटल खर्चा इतना होगा, एट द एंड इतना कैश हमारे पास रह जाएगा, अगले साल फिर सेल से इतना कैश आएगा, और ऐसे करके मतलब इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट से हमारी सेल्स में इतना चेंज होगा, हम वो खर्चा कुछ यहाँ करेंगे, कुछ मशीन्स लेने पे करेंगे, कुछ एडवर्टीजमेंट पे करेंगे, कुछ कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज मार्केटिंग के बंदे लेके आएंगे जो एक्सपर्ट हों, जो सामान अच्छा बेच सकें, उस चीज का खर्चा हम उनको अलग से दिखाते हैं, ताकि उनको ये पता हो कि अगर कोई बंदा 10 करोड़ मांग रहा है तो उसने करना क्या है। ऐसे थोड़ी है कि मैं 100 करोड़ रुपए मांग लूं, चाहिए ना हो वैसे ही मांग लूं। दे नो कि अगर इन्वेस्टर कोई पैसा देता है, ही और शी रियली वांट्स टू नो कि ये पैसा तुम कहाँ लगाना चाहते हो और इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए जो ये पर्सन है जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये एक पूरी प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडलिंग करता है, और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। हालांकि उसमें बहुत ही एडवांस्ड होता है। मैं बताता हूँ होता क्या है, जब एक्सेल शीट होती है ना, मेरे पास अगर कोई रखी होती, मैं तुम्हें दिखाता, कभी दिखाऊंगा, फुर्सत में दिखाऊंगा, आई हैव सम शीट्स। उनमें क्या है, एक्सेल में बहुत सारी वर्कशीट्स होती है, बहुत सारी वर्कशीट्स होती है, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तुम अगर गूगल पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे फाइनेंशियल मॉडलिंग शीट्स, तुम्हें बहुत सारी मिलेंगी। उसमें क्या होता है, एक फ्रंट पेज जो होता है उसको बोला जाता है डेटा शीट, कि हमें सारा डेटा उसमें डालना है, सारा डेटा उसमें डालना है। बाकी जितनी भी सारी शीट्स हैं, वो सारी ना फर्स्ट शीट से लिंक्ड होती हैं। जो चीज तुम फर्स्ट में चेंज करोगे, वो बाकी सारी शीट्स में ऑटोमेटिकली चेंज होकर रिजल्ट बना के दे देगी। तो वो होती है प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडलिंग। हालांकि तुम्हारे को करनी नहीं है ऑफ कोर्स, बट जब तुम ग्रेजुएशन के बीच में होगे, एसीसीए के स्किल लेवल पे होगे, मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि फाइनेंशियल मॉडलिंग सबको कर लेनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड कोर्स, 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, बट ये एक तो एक्सेल में काफी चीजें सिखाता है, और कल को इन्वेस्टमेंट जब किसी को लेनी हो तो यू कैन ऑल्सो हेल्प हिम और हर के कैसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कोर्स। ठीक है, चलो एनीवेज, अब बात करते हैं हम गाइस, जैसे हमने लास्ट क्लास में सेल्स और सर वन कुछ क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर या सफा। सर अगर एज अ जॉब करते हैं तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन पे आता है क्या, फाइनेंशियल मॉडलिंग और इस नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट मींस हु एनालाइज, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, जो हमने यहाँ पे रेशोज जो निकालते हैं ना, अकाउंटिंग रेशोज, यस सर। वो चीज है कि हम कंपनी की बुक्स को एनालाइज कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या कमी है, क्या नहीं है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। दैट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब, कि वो जो भी चीज उसको दी जाती है, वो उसको एनालाइज करके अपने इनपुट्स देता है निकाल के, या इनपुट्स देती है निकाल के। ठीक है, लेकिन मॉडलिंग इज समथिंग डिफरेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के वैल्यूएबल इनपुट्स नहीं देते, वो ये फ्यूचर के बजटेड क्रिएट करते हैं, एंड जो क्रिएट करते हैं हर चीज का उनके पास बेस होता है। तुम बोलोगे 5 साल बाद मेरे पास इतने एसेट्स होंगे, इतना रेवेन्यू मेरा होगा। आज कैसे तुम कह सकते हो मेरे पास इतना रेवेन्यू होगा, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन वो बनाते इतना स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग बेसिस होते हैं उनके, कि देखने वाला भी कहता है हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही होगा। तो वो चीज ओके। फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम होता है। ठीक है, यस सर। तो कैश बजट में क्या आता है गाइस, सबसे पहले आती है हमारी कैश रिसीट्स। जैसे कैश रिसीट्स में क्या होगा हमारा, ये अलग अलग मंथ्स की है कैश रिसीट, कि इतना पैसा मेरे पास आया। अभी मैं तुम्हारे को ये वर्किंग नोट कराऊंगा कि वर्किंग नोट क्या है, इतना पैसा आया, या हमने कोई इतना लोन अगर ले लिया था, क्योंकि कैश अगर हम लोन लेंगे तब भी आए, कहां कहां से भी कैश हमें आया वो सारा हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कैश पेमेंट कौन कौन सी हमने पेमेंट करी। एक तो जो परचेज किया था उसकी पेमेंट, वेजेस, ओवरहेड्स, अगर कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया था, फिक्स एसेट परचेज किया था, तो वो भी खर्चा मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये था टोटल जो मेरे पास कैश आया।
ये था टोटल जो मेरा कैश गया, सिर्फ कैश, क्रेडिट की हम बात नहीं करेंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इससे हमें पता चलेगा कि नेट कैश हमारे पास कितना आया या गया है ड्यूरिंग द ईयर। ऐड कर दूंगा मैं अपना ओपनिंग बैलेंस, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर अगेन अगले साल का कितना इनफ्लो हुआ, कितना मेरा आउटफ्लो हुआ, फिर मेरा नेट आ जाएगा, ऐड कर दूंगा ओपनिंग एक्सपेंस, फिर आ जाएगा क्लोजिंग, देन अगेन क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग, देन अगेन नेट फ्लो आउटफ्लो। ये होता है मेरा कैश बजट। अब इसके अलावा जो हमने पढ़ा था कैश रिसीट और कैश पेमेंट, वो कहां से निकलती है वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अगर मैं बात करता हूं कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स और कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम सेल और कस्टमर मुझे ये निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ये चीज तुमने F3 में करनी है या तुमने करी हुई है। सिंपल मैं इसमें एक रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा, डेटर का अकाउंट बनाऊंगा कि ओपनिंग मेरे रिसीवेबल कितने थे, ओपनिंग रिसीवेबल मेरे कितने थे, ऐड कितनी मैंने क्रेडिट सेल कर दी, कितनी मैंने क्रेडिट सेल कर दी, कितने मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल थे, ओपनिंग रिसीवेबल मेरे यहां आ जाएंगे, क्रेडिट सेल मेरी यहां आ जाएगी, क्लोजिंग रिसीवेबल मेरे यहां आ जाएंगे। तो मेरा जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो यहां पे आ जाएगा, दैट इज कैश रिसीव्ड। जो भी कैश रिसीव हुआ है वो मेरा यहां पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कि रिसीवेबल से मुझे कितना कैश रिसीव हुआ है, इतना पैसा आना था, इतनी टोटल सेल कर दी तो इतना पैसा और आना था, इतना अभी बचा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, दैट मींस इतना कैश आ गया होगा। फॉर्मूला इसका ये भी है बट मैं ये नहीं कराना चाहता बिकॉज ऐसे प्लस माइनस वाले बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बेटर है अकाउंट से समझ लो क्योंकि सेम चीज तुम F3 में भी करने वाले। तो इट्स लाइक अ डेटर और रिसीवेबल अकाउंट, डेटर और रिसीवेबल अकाउंट के ओपनिंग मेरे पास रिसीवेबल कितने थे, क्लोजिंग रिसीवेबल कितने, कितनी क्रेडिट सेल होगी उससे रिसीवेबल बढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कैश रिसीव बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है कैश पेड फॉर परचेजेस और कैश पेड टू क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को कितना कैश दिया वो कैसे निकालूंगा, तो वो भी सेम तरीका, क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, सो ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, जितनी भी क्रेडिट सेल करी हैं वो यहां आ जाएगी। एक सेकेंड, ठीक आ रही थी सॉरी। और और जितना भी कैश मैंने पे किया है वो यहां आ जाएगा, कैश पेड टू सप्लायर वो मेरे यहां आ जाएगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से मैं बना सकता हूं दो अकाउंट। अगर मुझे लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल इतनी करी थी तो क्रेडिट सेल मेरे पैसे नहीं आए, ओपनिंग डेटर भी गिवन होगा क्लोजिंग भी गिवन होगा, तो ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल, ये आ जाएगा मेरा कैश रिसीव्ड। और ऐसे ही परचेज में ओपनिंग पेबल प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग को क्रेडिट परचेज सॉरी, ओपनिंग पेबल प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग पेबल, ये आ जाएगा कितना मैंने सप्लायर को कैश पे किया होगा। टेक 5 मिनट्स, अच्छे से इसको लर्न कर लो, इफ रिक्वायर्ड चाहे इसको लिख भी लो, पर अच्छे से इसको लर्न जरूर कर लो। फिर सीधा हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि क्वेश्चन में शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी एक बार देख लेंगे।
ठीक है? यस सर। यस सर। चलो Yes, sir. अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन। यही करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इलस्ट्रेशन करते हैं एक बार। स्प्लिट स्क्रीन व्यू। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सबको विजिबल है? ब्लर तो नहीं आ रहा? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है। Clear. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश बजट। हमें कैश बजट प्रिपेयर करना है। हमें दी हुई है सेल्स मार्च में इतनी है, अप्रैल में इतने, मई जून जुलाई। परचेजेस हमें दी हुई हैं, वेजेस हमें दिए हुए हैं, अदर ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं। एसेट एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे हमने कोई एसेट परचेज किया था उसके एक्सपेंडिचर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, 30% ऑफ सेल्स आर कैश, मतलब जितनी सेल्स हैं उसमें से 30% हमारी कैश है। द रिमेनिंग सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड कस्टमर पेज 1 मंथ लेटर। मतलब हमारी जो सेल्स हैं इसमें से 4250 में से 30% के पैसे अभी आ जाएंगे, 70% के पैसे हमें अप्रैल में मिलेंगे। ऐसी अप्रैल की जो सेल हुई है 30% अभी आ जाएंगे, 70% के पैसे हमें मई में मिलेंगे। परचेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ। जितनी भी परचेज हैं ये सारी 1 महीने बाद पे हुई हैं। मतलब मार्च में जो परचेज किए थे वो अप्रैल में पे करे हैं, अप्रैल के जो परचेज किए थे वो मई में पे करे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, वेजेस, ये वेजेस हैं, इसमें वेजेस एंड अदर ओवरहेड्स आर पेड इन करंट मंथ, वो हमने करंट मंथ में ही पे करे हैं। अदर ओवरहेड्स इंक्लूड 400 डेप्रिसिएशन ईच मंथ। जो अदर ओवरहेड हमें दिया हुआ है इसके अंदर 400 की डेप्रिसिएशन है हर मंथ। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, हमारा एक्सपेंडिचर तो लिखा हुआ है ये, डेप्रिसिएशन क्या मेरा कैश एक्सपेंस होता है या नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश। Non-cash. डेप्रिसिएशन से कुछ कैश तो जाता नहीं है, तो जब कैश नहीं जाएगा तो मेरा एक्सपेंस भी नहीं होगा, मतलब कैश पे तो करा नहीं मैंने। तो अदर ओवरहेड में जो खर्चे हैं उसमें से मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो 650 खर्चा दिखा रहा हूँ कैश पेमेंट, डेप्रिसिएशन मैंने कैश पे नहीं किया था, इसीलिए डेप्रिसिएशन मैं यहां से माइनस कर दूंगा कि इस खर्चे में डेप्रिसिएशन इंक्लूड ही नहीं होता। तो सर डेप्रिसिएशन किस फॉर्म में वो करते हैं? क्या चीज? अभी डेप्रिसिएशन कैश में नहीं पे करते तो कैसे करते हैं? अरे तुमने F3 कर लिया हर्ष, डेप्रिसिएशन तो वैसे अच्छा, ही हाँ बुक हाँ। एंट्री होती है। ओके, डेबिट डेप्रिसिएशन, मुझे क्रेडिट एसेट, एसेट की कंफ्यूजन वैल्यू कम है हो जाती है वही ना। चीज में। ठीक है। ठीक है ना। हम्म, आगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। अप्रैल की स्टार्टिंग में हमारे पास 750 कैश था। प्रिपेयर अ मंथली कैश फ्लो फॉर अप्रैल में जून। हमें कैश फ्लो बनाना है अप्रैल में जून का, चलो बनाते हैं। सो यहां पे हमारा होगा अप्रैल, मई एंड जून। अप्रैल में जून का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी अप्रैल में जून में, सबसे पहले मेरी सेल्स, सेल्स कितनी है, या कैश फ्रॉम सेल्स, सीधा सेल्स लिख देता हूं कि कितना कैश मेरे को सेल से आ रहा है। कैश सेल कर देता हूं, चलो तुम्हारे लिए। कैश सेल कितना आएगा अप्रैल, मई और जून। तो सबसे पहला है कि मेरे को सेल करके कितना कैश आएगा अप्रैल में। तो अप्रैल में कितना कैश आएगा मैं पहले एक करके दिखाता हूं, बाकी सीधा फिगर लिख दूंगा। तो अप्रैल में मुझे ध्यान से सुनना, जो अप्रैल की सेल है उसका 30% तो मेरे को अप्रैल में ही आ जाएगा, 4600 इंटू 30%, क्योंकि जो भी सेल होती है उसका 30% उस महीने में आता है। तो 4600 का 30% हमें अप्रैल में आएगा, प्लस
प्रीवियस मंथ का 70% इस मंथ आना है, दैट मीन्स 4250 उसका 70% हमें इस मंथ आएगा, दैट विल बी माई कैश सेल। मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे, दैट विल बी माई कैश सेल। तो कैश सेल मेरी क्या क्या हो जाएगी, इट विल बी 4600 इंटू 30%, इट इज 1380 प्लस 4250 इंटू 70%, इट इज 2975। ये हो जाएगी मेरी कैश सेल। पहले मुझे बताओ गाइस, ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अब फटाफट से मुझे बताओ, मई की टोटल सेल कितनी आएगी, जून की टोटल सेल कितनी आएगी। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस और नॉट। मई की टोटल सेल कितनी आएगी, जून की टोटल सेल कितनी आएगी? सर मे की सर मेक 4720 इट 4720। मई की आ रही है 4720, ओके। और जून की? जून की 5105 आ रही है। 5105। सारे देखो, अगर ये क्लियर है तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज मैं एक और कराता हूँ। चलो मैं करा ही देता हूँ, क्योंकि काफी बच्चों ने रिकॉर्डिंग में देखनी है, वो फिर डाउट्स पूछते हैं कि सर आपने कराया नहीं सारा, ये बोलते हैं बच्चे मुझे। चलो अब मे की सेल्स 4720 कितनी भाई, जितनी मे की है दैट इज 5000, करंट मंथ का 30%, तो 5000 इंटू 30%, और प्रीवियस मंथ का 70% हमें मई में आएगा, दैट मीन्स 4600 इंटू 70%, ये आएगा। तो ये आ जाएगा मई में। जून में कितना जाएगा, जून में 5350 उसका 30% जून के मंथ का, और मई के महीने का 70%, दैट मीन्स 5000 इंटू 70%, ये आएगा मेरा जून में। तो मैं पहले ये कर देता हूँ, 1380 प्लस 2975, दैट इज 4355। तो ये तो मेरी आ गई कि सेल से मुझे कितने पैसे आए। तो दिस इज माई कैश इनफ्लो। पहले मुझे बताओगे, सबको ये क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अब मैं बात करता हूं आउटफ्लो की। गाइस जस्ट वन सेकेंड। चलो बात करते हैं आउटफ्लो की। परचेजेस आर पेड 1 मंथ आफ्टर। अब मैं बात करता हूं कैश परचेज की, कि परचेज में कितना कैश गया है। परचेज आर पेड 1 मंथ आफ्टर, दैट मींस मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई का जून में। तो 12 अप्रैल में कितना परचेज किया होगा हमने, कैश कितना गया होगा 1200। मई में कितना हो गया होगा हमारा, अप्रैल वाला 1300, 1300 और जून 1500। में कितना गया होगा, मई वाला 1500। उसके बाद वेजेस, वेजेस के बारे में क्या बोला गया था, वेजेस एंड अदर ओवरहेड्स आर पेड इन द करंट मंथ। तो वेजेस करंट मंथ में पे करें 800, 850 850 और 850। अब बात आती है अदर ओवरहेड्स। अब अदर ओवरहेड जो 650 है, 650, 670 और 685, इसमें ऑलरेडी हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। जबकि डेप्रिसिएशन हमारा कैश एक्सपेंस नहीं होता, तो इसको हमें अपना एक्सपेंस नहीं दिखाना। तो 650 माइनस 400, 250 एक्सपेंस यहां आएगा। 675 माइनस 400, 275 यहां आएगा। यहां पे भी मेरा 275 आएगा। तो ये होंगे सारे मेरे कैश एक्सपेंस। प्लस मेरा यहाँ पे एसेट एक्सपेंस है। एसेट एक्सपेंस मतलब मैंने एसेट परचेज किया था, कैश तो गया ही है क्योंकि मैंने एसेट परचेज करा है। तो अप्रैल में कुछ कैश नहीं गया, मई में 3000 और जून में 1000। पहले मुझे बताओ गाइस, ये चीज सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। तो 1200 Yes, sir. प्लस 800 प्लस 250, ये आ गया 2105। 2250 नेगेटिव। 1300 प्लस 850 प्लस 275 प्लस 3000, ये आ गया 5425 नेगेटिव। 1500
प्लस 850 प्लस 275 प्लस 1000, ये आ गया 3625 नेगेटिव। ये है मेरा टोटल आउटफ्लो कि इतना कैश मेरा गया। तो अब आएगा मेरा नेट फ्लो। सो नेट फ्लो कितना कैश आया गया, इट इज लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए माइनस बी आ जाएगा मेरा नेट फ्लो। सो 4355 माइनस 2250, ये आ रहा है मेरा 2105 पॉजिटिव। उसके बाद 4720 माइनस 5425, ये आता है मेरा 705 नेगेटिव। कितना मेरा कैश नेगेटिव गया। और यहाँ पे आएगा 5105 माइनस 3625, ये आ रहा है 1480, ये मेरा आ रहा है पॉजिटिव। तो ये आएगा इस मेरा नेट फ्लो। अब नेट फ्लो के बाद मेरा ओपनिंग कैश कितना होगा देखो। सो यहां बोला गया अप्रैल के मंथ में हमारे पास ओपनिंग कैश था 750। अप्रैल के मंथ में हमारे पास ओपनिंग कैश था 750। तो क्लोजिंग कैश कितना होगा 2105 प्लस 750, मतलब हमारे पास 2855 क्लोजिंग कैश हमारे पास हो गया। अप्रैल में इतना कैश हमें आया नेट, इतना पहले ही था, तो 2855 हमारा क्लोजिंग कैश हो जाएगा। अब इस साल का क्लोजिंग कैश अगले इस मंथ का क्लोजिंग कैश अगले मंथ का ओपनिंग। सो कैश जेब से गया था, इतना ओपनिंग रखा हुआ है। सो 2855 माइनस 705, दैट मींस 2150 हमारे पास यहां कैश रह जाएगा। मई का कैश क्लोजिंग, जून का ओपनिंग 2150, और ड्यूरिंग द इतना कैश आया था 1480 प्लस 2150, सो 3630 इतना हो जाएगा हमारा क्लोजिंग कैश। एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर कैश बजट। ये पूरा होता है हमारा कैश बजट, ताकि हम ये दिखाएं कि देखो पहले मंथ हमारी इतना कैश आएगा, इतना जाएगा, तो नेट इतना कैश हमें आएगा। दूसरे मंथ क्योंकि हमें एसेट परचेज करना है तो इस वजह से थोड़ा नेगेटिव चला जाएगा, बट प्रीवियस मंथ का बैलेंस बचा हुआ है। और तीसरे मंथ फिर कैश आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कैश बजट। मुझे बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं, अगर नहीं तो भी बताओ, अगर है तो भी बताओ। क्लियर है सर। सर क्लियर है सर, ये तो इजियर है Clear है। सेल्स बजट से। उससे तो इजियर है, उसमें तो फॉर्मुलेज ही बहुत है ना, ये लॉजिक है वो फॉर्मूला। हाँ, ये प्योर लॉजिक बेस है, वो प्योर फॉर्मूला बेस है। ये F3 भी है ना, तो इजी है। हाँ, क्लियर है गाइस ये। चलो अब एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर, अच्छा ये तो हो चुके हैं कि ये कहां से आ गया, एक्टिविटी सॉल्यूशंस कहां से आ गए। चलो एक्टिविटी नंबर 7, सब मुझे फटाफट से इसका आंसर करके बताओ क्या होगा। ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, मैं पहले तुम्हें वार्न कर रहा हूं, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये।
सर रिलेटिंग टू जनवरी में 600 के आ रहा है आंसर। रिसीट्स इन मार्च टू जनवरी, ओके, एक आ रहा है 600,000 और एंड सेकंड का आ रहा है 447.2 के। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताओ। अक्सा, साफा। सर फर्स्ट का करेक्ट आ रहा है 600,000। ओके, सर मेरा सेकंड का डिफरेंट आ रहा है। सेकंड का डिफरेंट और सेकंड का क्या आ रहा है तुम्हारा? सर मेरा 874240 आ रहा है। ओके, एंड अक्सा हाँ। तुम्हारे आंसर्स? चलो लेट्स चेक। I'm just still working on it. Okay, let's check. Cas company currently sells its product for $50, but it is anticipated that there will be a price increase of 4% from 1st February. Okay, 1st February से price increase होगा 4%. That means 50 plus 4% अगर मैं करता हूँ 52। it will be 52. ये हमारा सेल प्राइस होगा फ्रॉम February. तो यहाँ है 50, यहाँ 52, यहाँ 52. आगे ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, सारी सेल्स हमारी क्रेडिट पे होती है। 40% ऑफ कैश इज रिसीव्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, कि जिस मंथ सेल होती है उसके अगले महीने हमें 40% कैश आता है। मतलब अगर ये सेल मंथ है, जिस महीने सेल हुई है अगले मंथ हमें 40% आएगा। एंड रिमाइंडर इन 2 months आफ्टर इंस्टॉलमेंट, रिमाइंडर आफ्टर सेल, सॉरी, रिमाइंडर 2 months आफ्टर सेल, यानी 60% हमें 2 months बाद आएगा। तो पहला हमें 1 महीने बाद आ जाएगा और रिमेनिंग हमें 2 months बाद आएगा। और निकालना क्या है, व्हाट आर द रिसीट फ्रॉम जनवरी एंड फरवरी सेल्स दैट आर रिसीव्ड इन मार्च। हमें बताना है कि मार्च में के महीने में जनवरी की कितनी सेल हमें आई होगी और फरवरी की कितनी सेल हमें आई होगी। चलो देखते हैं। तो जनवरी का 40% जाएगा फरवरी में, जनवरी की जो सेल हुई है वो 40% आएगी फरवरी में,
60% आएगी मार्च में। दैट मीन्स जनवरी की 40% सेल आएगी फरवरी में, 60% आएगी मार्च में, और फरवरी की 40% सेल आएगी हमारी मार्च में, और 60% हमारी जाके आएगी अप्रैल में। 60% हमारी जाके आएगी अप्रैल में, जिसकी हम बात नहीं कर रहे। तो मार्च में अगर देखा जाए हमें क्या क्या आया, 60% ऑफ जनवरी एंड 40% ऑफ फरवरी। तो 60% ऑफ जनवरी एंड 40% ऑफ फरवरी, तो 60% ऑफ जनवरी दैट मीन्स 20,000 इंटू 50 इंटू 60%, तो ये आगे 6 लाख। और यहां पे कितनी आएगी, फरवरी की है 21500, 21500 इंटू 52 इंटू 52 इंटू फरवरी की 40% हमें आएगी, दैट इज 447200। तो हमारे को क्या क्या आएगा यहाँ पे, एक तो फरवरी की इतनी सेल और जनवरी की 20,000 इंटू 50 इंटू 60%। इसको देखो, अच्छे से समझो, टेक योर टाइम, कोई भी सर डाउट है मुझे इसमें मुझसे क्वेश्चन पूछो। है हाँ सफा, सर, जनवरी का तो ठीक है सर, फरवरी की रिमेनिंग परसेंट 60% अप्रैल में जाएगी, पर सर बिल्कुल, 40% मार्च में क्यों जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो भी कैश सेल होती है 40% ऑफ कैश इज रिसीव्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। जिस महीने सेल होती है अगले महीने 40% आता है, तो फरवरी का मार्च आएगा ना। ओके, फॉलोइंग द मंथ है, ओके, फॉलोइंग द फॉलोइंग मंथ सेल है, मतलब नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, ओके, आई थॉट द हाँ सेम मंथ। फरवरी की जो हाँ फरवरी की जो सेल है वो मार्च में 40% आएगा, और अप्रैल में, और उसका अप्रैल में 60%। सो द मार्च की जनवरी का सेल 40% अप्रैल में आएगी और फिर मई में 60% मई में। रिमेनिंग आएगी 60%। परफेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। आपका क्लियर है? Yes, sir. चलो, सो ये था हमारा कैश बजट। अब आगे हमारा रहेगा थ्योरी का चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। तो आज की क्लास तुम्हारी छोटी होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चंस भी तुम्हें करने हैं। लेट मी जस्ट सी कितना है ये। हाँ बस खत्म हो गया चैप्टर। अब आता है सस्टेनेबिलिटी इन बजटिंग। अब सस्टेनेबिलिटी जो टर्म होती है ये तुमने काफी बार साइंस में पढ़ी होगी, काफी बार वैसे भी पढ़ी होगी। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज करना है कि फ्यूचर नीड्स का हम लॉस ना करें। जैसे ये फेमस हुआ था पेट्रोल के लिए, कि इतना पेट्रोल यूज करो कि ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन के पास इतना नहीं यूज करना कि आने वाली जनरेशन को पेट्रोल ही ना मिले, चलाने के लिए गाड़ियों में तेल ही ना हो। ऐसा नहीं करना हमने। तो दैट इज सस्टेनेबिलिटी। So sustainability is meeting the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their needs. So sustainability is a broader topic which includes environmental issues as well as concerns such as increasing extremes of poverty and wealth, population growth, deteriorating air and water quality, human rights। तो ये सारी चीजें सस्टेनेबिलिटी में आती हैं। इसके क्वेश्चंस भी वैसे रेयर आते, बहुत रेयर हैं जो आते हैं। ये सिंपल थ्योरी है। एक काम करो, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, या चलो 10 नहीं 15 मिनट्स ले लो, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं समझ आए मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये मैं चाहता हूं बस तुम एक बार आज रीड करो, एग्जाम तक दोबारा इसको रीड करने की जरूरत नहीं। टेक 15 मिनट्स, इसको अच्छे से रीड कर लो। फिर कोई भी चीज इसमें से मुझसे पूछनी होगी तो मुझसे पूछ लेना।
पढ़ लिया गाइस सबने? यस सर। हर्ष, सफा? यस सर। बाकी आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे लगे टाइम बचे तो पढ़ लेना, वरना नॉट रिक्वायर्ड। और यहीं पे गाइस हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो खत्म होता है। ठीक है गाइस? यस सर। अब लेट मी जस्ट सी चैप्टर नंबर 12 कितना है, मैं देखता हूँ और आज ही इसको फिनिश कर सकता हूँ। इम्प्लीमेंटिंग बजट्स, ये थ्योरी चैप्टर है पूरा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बजटरी स्लैक, नहीं ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी थोड़ी छोटी होगी गाइस। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12। उसके बाद देखो मैं तुम्हारे को थोड़ा सा एक अभी एक छोटी सी प्लानिंग करता हूँ। चैप्टर नंबर 12 उसके बाद 13th हमारा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इट विल टेक 2 क्लासेस, इसमें 2 क्लासेस आराम से लगेंगी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा 13, और काफी डिफरेंट चैप्टर है। जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे कोई भी रिलेशन इसका नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली न्यू चैप्टर एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और हर जगह आगे जब तुम पढ़ोगे F7, F5, F9, F8, हर जगह ये चैप्टर यूज होगा, पूरा पूरा चैप्टर। मैं तो बल्कि F5 के स्टूडेंट्स को, F9 के स्टूडेंट्स को, F7 के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये वीडियो देख लो। तो जो बच्चे F7 कर रहे हैं, दे हैव टू वॉच वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देन आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हमारा ये भी आई थिंक छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है हमारा। हाँ ये एक क्लास में हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा। देन वेरिएंसेस, ये बड़ा चैप्टर है। इट माइट टेक 2 और 3 क्लासेस। वैसे तो 2 क्लासेस में हो जाता है, बट 2 से 3 क्लास वेरिएंस को लगेंगे। यही वो चैप्टर है जहां से तुम्हारा 15 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई होते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें काफी सारे फॉर्मूलेस हमें लर्न करने हैं। सीधा फॉर्मूला एंड क्वेश्चन, फॉर्मूला एंड क्वेश्चन, सीधा वो चीज हम करेंगे यहाँ पे। बुक में जो फॉर्मूलेस है वो नहीं देखेंगे, मैं अलग से इसकी शीट दूंगा तुम्हारे को। तो ये है हमारा वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, सो दैट जस्ट टू मोटिवेट यू के सिलेबस हमारा कितना रह गया। चलो 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 आगे चलो, काफी बड़ा चैप्टर मैंने बताया था ये। उसके बाद आएगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा टारगेट सेटिंग। जैसे हमने टारगेट कॉस्टिंग करा था, वैसे थोड़ा सा उसी टाइप का है टारगेट सेटिंग, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर है। ये उसकी तरह नहीं है जैसे हमारा वेरिएंस एनालिसिस है, काफी ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। एक ही क्लास में हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा, टारगेट सेटिंग। इट जस्ट अ 1 डे चैप्टर। थ्योरी चैप्टर है पूरा, एक दिन में हो जाएगा। देन आता है हमारा चैप्टर सर एक क्वेश्चन है। फाइनेंशियल। यस सफा? सर सर कोई ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं देखो, कोई एक से भी तो चैप्टर में? वेरिएंस से तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, जो वेरिएंस, क्योंकि जो अभी पिछले 8-10 अटेम्प्ट जो मतलब अटेम्प्ट हुए हैं, बच्चों से मेरी बात हुई है, सब बोलते हैं कि 15 मार्कर में इनका कुछ नहीं पता। ये एक क्वेश्चन डाल के 3-4 केस भी बना देते हैं कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का, जैसे एक फिल इन द ब्लैंक बना दिया, वो 3 मार्क का हो गया, फिर 2 मार्क का, फिर ऐसे करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम के इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा, बट वेरिएंसेस में से आने के हमेशा चांसेस हाई रहते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स।
बाकी कहीं से भी आ Okay. सकता है। ये चैप्टर है तुम्हारा Okay. अकाउंटिंग रेशियोज। ये चैप्टर तुम्हारे को मैं नहीं कराऊंगा। ये चैप्टर की वीडियो मैं तुम्हारे को F3 की दूंगा, तुम्हारे को वो देखनी है। इसमें वही है सब कुछ, वही सारे फॉर्मूले हैं, कुछ भी और नहीं। जो रिमेनिंग थ्योरी है वो तुम्हारे को मैं करा दूंगा, बाकी सारे तुम्हारे, तुम देखो ये सारे तुम्हारे F3 वाले फॉर्मूले हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वो फॉर्मूले हैं। और यहाँ पे भी जैसे वहां आंसर निकाला था वैसे ही तुम्हारे को यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल F3 जैसे। तो ये मैं तुम्हारे को F3 की वीडियो दे दूंगा, वहां से देख लेना। बाकी ये जो थोड़ा थ्योरी वाला है ये हम कर लेंगे, छोटा सा है। इसके बाद आएगा हमारा, आई थिंक लास्ट चैप्टर आएगा। दिस इज द लास्ट चैप्टर, असेसिंग नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये हमारा एक दिन में हो जाना चाहिए। वैसे तो थ्योरी है पूरा, ये इट्स कंप्लीट थ्योरी। मोस्ट लाइकली हमारा एक दिन में हो जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, थ्योरी चैप्टर है लेकिन समझने वाला है। कुछ चीजें हैं जो मैंने हर चीज समझानी है ऑफकोर्स, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें कुछ खास नहीं है। दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट। सो टुडे इज 28, वी कैन एक्सपेक्ट के बाय 15th to 20th ऑफ मार्च हम अपना सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कर ले। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने जो सिलेबस है, हमने 11 चैप्टर्स कर लिए हैं अभी। एक बार मैं तुम्हारे को थोड़ा सा अब के लिए एक रोड मैप बता दूं जो तुम सबको अब करना है। वो क्या है, देखो। सो हम 11 चैप्टर्स तक कर चुके हैं। ये मैंने बताया थ्योरी का चैप्टर है जो नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास मतलब हमारा फ्राइडे को हमारा चैप्टर नंबर 12 यहां तक हो जाएगा। अब तुम देखो, तुम्हारे 18 में से ये जो पार्ट है, इस पूरे को अगर मैं बोलूं, सो दिस इज लाइक 50 to 60%। और ये है तुम्हारा 13 to 18, दिस इज रिमेनिंग 40 to 50%। टेस्ट तुम्हारे, अच्छा एक बात बताओ, तुम जो टेस्ट वगैरह है, तुम टेस्ट दे रहे हो जो क्लास में हो रहे थे? यस सर, मैंने सब दिया। कितने 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 मार्क्स आ रहे थे उसमें? सर जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें मेरे 6 रॉन्ग थे, बट जो जो अच्छा, सेकंड टेस्ट हुआ था ना अभी, उसमें मेरे 4 रॉन्ग थे, हाँ, बट उसमें 2 क्वेश्चंस मैं ना 2 टिक करने थे। देयर आर 2, बट बिकॉज ऑप्शंस। जैसे पेपर पैटर्न था ना, ऑप्शंस उसमें से एक ही चूज करने थे, इसकी वजह से मेरे 2 रॉन्ग हुए थे। और अच्छा, वैसे 2 वैसे ठीक था रिमेनिंग, मतलब। हाँ, बट वो 2 अच्छा, इसकी वजह से रॉन्ग हुए थे, क्योंकि मैं 2 सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, तो एक ही सेलेक्ट किया उसमें से, इसलिए। ओके ओके, हाँ ये थोड़ा सा इशू है इसमें ना, टेस्ट में। और हर्ष तुम्हारे? सो मैंने सिर्फ प्रीवियस वाला दिया था करंट एंड वाला भी दे उसमें दो से जल्दी से। मार्क्स तो शो नहीं, प्रीवियस मतलब वही जो भी लेटेस्ट था 6 to 10 वही वाला दिया था मैंने। कितने गलत हुए थे क्वेश्चंस? वो मार्क्स सर दिखाई नहीं रहा है, वो पता नहीं उसमें कुछ ग्लिच आ गया, मैं एक बार वापस से अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो टेस्ट। अच्छा, ओके, कर लेना एक बार। और आक्सा तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? Yeah, my sir exactly today. Right now I'm giving it ओके, यू आर गिविंग द because टेस्ट राइट नाउ, ठीक है। because सर I मैंने revised it along BBP and Kaplan Kit, and now I'm giving the exam. ओके, या हर्ष? मैंने अभी संडे को पूरे चैप्टर 1 to चैप्टर 10 तक का स्टडी हब एक साथ सॉल्व किया था। तो ओके, दैट्स उसमें गुड। उसमें मेरा 78 या 73% है। मतलब उसमें चैप्टर वाइज रहता है, तो कुछ चैप्टर में 60% है, कुछ में 100% आया मार्क्स, कुछ में 70% है, तो एवरेज उसका 73 या 78 निकल के आया। चलो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अब एंड तुम्हारे सर को क्या करना है? हाँ बोलो हर्ष। ये स्टडी आपके क्विजेस थे, बिसाइड्स क्विजेस जो प्रैक्टिस टेस्ट होती है वो भी हमें देंगे ना, कि अभी देनी है बाद में देनी नहीं नहीं, वो करनी है। अब मैं एक्चुअली तुम्हें वही बताने लगा था। तो अब तुम है? सबको क्या अच्छा करना है गाइस, देखो, हम इस फ्राइडे तक चैप्टर नंबर 12 कर लेंगे। आज है वेंसडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यू हैव 4 डेज। अब तुम सब क्या करना गाइस, आज से, अब जैसे हमारा चैप्टर आज ये सेटिंग बजट हो गया है, इसके एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेना। इसके मैं डाउट्स नेक्स्ट क्लास में सारे लूंगा।
उसके बाद गाइस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इम्प्लीमेंटिंग बजट एक थ्योरी का चैप्टर है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तुम्हें पुराने सारे चैप्टर्स एक बार रिवाइज करने हैं। यू कैन डायरेक्टली वॉच दी नोट्स, नोट्स में से रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर देखना है तो मेरी मैराथन वीडियो देख के वहां से तुम उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने सारे पुराने चैप्टर्स एक बार रिवाइज करने हैं। एग्जाम किट तुमने बीपीपी की ऑलरेडी कर दी है, तो तुम स्टडी हब से एक बार, जैसे हर्ष ने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए, तुम चाहो तो क्विजेस, चाहो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी इस वीक कोशिश करो कि टिल संडे दैट मीन्स 4 days फ्रॉम नाउ, कोशिश करो कि ये सारी चीजें एक बार कर लो, ताकि पुरानी जितनी भी चीजें हैं, जैसे समराइजिंग एनालाइजिंग में काफी फॉर्मुलेस थे, फोरकास्टिंग में फॉर्मुले थे, यहाँ पे टेबल्स वगैरह थी, वो सारी चीजें तुम भूल ना जाओ। जस्ट टू रिवाइज देम, ये चीज तुम संडे तक कर लेना, ताकि संडे तक यू आर क्रिस्टल क्लियर कि चैप्टर नंबर 12 हमारे सारे पुराने एक बार रिवाइज हो चुके हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल के फॉर्मूले, ईओक्यू, ईबीक्यू, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ओवरहेड्स में जो हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन के फॉर्मूले, ये सब वो सारे एक बार अच्छे से नोट से रिवाइज कर लो। इफ रिक्वायर्ड मैराथन वीडियोस देख लो। एक चैप्टर रिवाइज करो, करते ही अपना एग्जाम किट ओपन, एग्जाम किट क्या स्टडी हब ओपन कर लो। स्टडी हब से यू कैन डायरेक्टली डू प्रैक्टिस क्वेश्चन ओपन करो उस चैप्टर के, तुम्हारे 8 10 12 क्वेश्चन होंगे, टेक 15-20 मिनट्स, वो कर लो। तो दिन के कोशिश करो कि तुम एटलीस्ट 4 चैप्टर्स के प्रैक्टिस हब के क्वेश्चन जो हैं करो टिल संडे, ताकि संडे को यू आर वेरी फ्री कि पुराना सब कुछ हम अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, क्योंकि आगे जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इनको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड आई रियली डोंट वांट कि तुम जब यहां पहुंचो तब शुरू से रिवीजन करो, क्योंकि वहां पे काफी चीजें माइंड से निकल जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो ये चीज तुम्हारे को गाइस अब करनी है। क्लियर है गाइस सबको? कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है मुझसे? सर नहीं सर, समझ गया। इसमें चैप्टर 5 और आई थिंक चैप्टर 4 में इतने क्वेश्चंस है ही नहीं स्टडी हब में, क्योंकि मैंने चैप्टर 10 तक का रखे हैं सब, प्रैक्टिस प्लस अच्छा, क्विज़ेस। प्रैक्टिस और क्विज, अच्छा दोनों कर लिए? हाँ मैंने दोनों, क्योंकि मैं जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है मैं उसके बाद कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, फिर एक इतना काम करना है, इन ज्यादा दोनों के जो बीपीपी के एग्जाम किट है वो एक बार दोबारा कर लेना, ठीक है ना? काफी टाइम हो गया, तुम एग्जाम किट ओपन करोगी, यू माइट नॉट से कि हाँ ये ऑलरेडी पढ़ रखे, नहीं याद रहेंगे। तो ओके। बीपीपी के और एग्जाम सर किट आपने दोबारा कर डाउट लेना। बोला था दैट यू विल टेक ऑन सैटरडे, राइट? इस 6 to 10 चैप्टर्स हाँ, के। इस सैटरडे को तुम्हारे 6 to 10 चैप्टर्स के तुम्हारे जो भी डाउट्स है, या एक काम करते हैं, डाउट्स गाइस सारे स्टूडेंट्स अपने स्टडी हब के, और जो भी है डाउट्स लेट्स डिस्कस ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे की क्लास हमारी मोस्ट लाइकली 1 hour में कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर छोटा है। तो पहले फ्राइडे को हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर तुम सबके मैं डाउट्स लूंगा जो भी पुराने हैं, सो दैट अगर किसी स्टूडेंट को जाना है वो ही और शी कैन लीव। सर सैटरडे ठीक है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर मुझे काफी लॉन्ग लीव नहीं ले सकती मैं वर्क से। मैं अभी 2 घंटे की क्लास नहीं तो नहीं कर सकती हूँ वर्क के साथ। 2 घंटे की क्लास कर सकती हो ना, तो फ्राइडे वाली क्लास हमारी 1 घंटे में हमारा पूरा सिलेबस वो चैप्टर हो जाएगा। हाँ ओके, सो रिमेनिंग ठीक है। हाँ, तो रिमेनिंग जो 1 hour होगा उसमें मैं सारे डाउट्स कर लूँ, ओके। ठीक है ना? तो फ्राइडे वाली क्लास में ही मैं तुम्हारे सारे डाउट्स कर लेता हूँ। तो हर्ष, सफा, आक्सा, जितने भी तुम्हारे स्टडी हब के कहीं के कोई भी डाउट्स है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो पीडीएफ या क्वेश्चन जो तुमने बनाए थे वो दोबारा शेयर कर देना, आज नहीं, ठीक है। फ्राइडे को ही शेयर करना, बिकॉज बीच में फिर मैसेज वगैरह आते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। मेरा एक्चुअली फोन में डेटा थोड़ा डिलीट हो गया था, तो वो मैसेजेस मेरे पास नहीं होंगे। तो तुम फ्राइडे को एक बार मॉर्निंग में वो सारे क्वेश्चन शेयर कर लेना, क्लास में हम सारे वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ओके। ठीक है? यस सर। एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क? No, sir. Thank you. नो सर। चलो क्लास करते हैं बाकी हम अब फ्राइडे। चलो यस सर। थैंक यू बाय सर। गाइस, टेक केयर, Bye, sir. बाय। बाय सर।